Hello friend, welcome back. Welcome back to Pharma पाठशाला. So in today's session friend, हमने HVAC सिस्टम जो क्वालिफिकेशन का जो हमने वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 डाला था, उसी का ये रिमेनिंग पार्ट 3 है. इसमें हम वही जो हम, क्योंकि अगर आप पार्ट 2 में जाके देखेंगे, हमारे पिछले वीडियो में जाके आप देखेंगे तो पार्ट 2 में हमने OQ कवर कर लिया था और PQ टेस्ट के बारे में हमने स्टार्ट कर दिया था. सो उस PQ में भी मैंने आपको जो पहला टेस्ट था एवरेज एयर वेलोसिटी, उसके बारे में आपको बता दिया था, राइट. सो आज हम टेस्ट 2 के जो सेकंड नंबर ऑफ टेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, विच इज HEPA इंटीग्रिटी, राइट. तो ये HEPA इंटीग्रिटी के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जितने नंबर ऑफ टेस्ट है वो एक बार लिख देता हूँ ब्लैक बोर्ड पे. उसके बाद आपको 5-5 मिनट में 2-2 मिनट में सारे टेस्ट के बारे में बताता हूँ कि कैसे करते हैं और क्या उसकी एक्सेप्टेंस लिमिट होती है, राइट. एवरेज एयर वेलोसिटी, ये आपका पहला टेस्ट हो गया, राइट. दूसरा टेस्ट मेरा हो गया HEPA इंटीग्रिटी टेस्ट, ऑब्वियसली, ठीक है. फिर तीसरा टेस्ट मेरा कौन सा है? NBPC, विच इज नॉन वायबल पार्टिकल काउंट टेस्ट. चौथा टेस्ट मेरा हो गया टेम्परेचर एंड RH रिकवरी, ठीक है. फिर आपका पांचवा आपका हो गया एरिया रिकवरी. छठा मेरा हो गया स्मोक स्टडी, जिसको कि हम एयर विजुअलाइजेशन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है. एयर विजुअलाइजेशन टेस्ट, AVT, ठीक है. फिर आपका हो गया वायबल मॉनिटरिंग. ये मेरे नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं फ्रेंड, जो कि हम परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन जब भी हम अपलोड करते हैं HVAC सिस्टम का आफ्टर इट सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ IQ and OQ, तो इस PQ केस में हम इतने टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है. आइए अब इंडिविजुअली हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि सब टेस्ट में हम क्या क्या करते हैं, राइट. तो जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको एयर वेलोसिटी के बारे में बता दिया था, फिर भी आज आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. तो इसमें क्या होता है, जो हम डिवाइस यूज करते हैं वो होता है मेरा एनीमोमीटर, ठीक है. एनीमोमीटर यूज करते हैं हम, एनीमोमीटर प्रोब यूज करते हैं, ठीक है. और जो अगर हम लिमिट की बात करें, पहले मैं लिमिट लिख देता हूँ फिर आपको बता भी देता हूँ कैसे करते हैं. लिमिट जो होता है 90 FPM में होता है, फीट पर मिनट, ठीक है. 90 ± 20%, ये मेरी इंडिविजुअल रेटिंग होती है, जो कि हमें स्कैनिंग के दौरान हमें इतने के बीच में होना चाहिए, ठीक है. अब करते कैसे हैं, ये मेरा मान लीजिए HEPA फिल्टर है, ये मेरा HEPA फिल्टर है, राइट. तो जो मेरा ये प्रोब है कुछ इस तरह का प्रोब है, ठीक है. ये प्रोब होते हैं, इसके अंदर आपको पता भी होगा, आपको ऐसे फैन लगे होते हैं, तो ऐसे फैन घूमते रहते हैं, ठीक है. तो जैसे हम 6 इंच ये जो प्रोब है मेरा और फिल्टर का आउटर सरफेस, इसके बीच की जो हाइट है मैंने आपको बताया भी था 6 इंच की, 6 इंच के डिस्टेंस से हम स्कैनिंग करते हैं, ठीक है. स्कैन करने के बाद इंडिविजुअली टोटल 5 लोकेशन लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5. 5 लोकेशन मतलब 4 कॉर्नर एंड 1 मिडल, ठीक है. इससे इंडिविजुअली हर एक लोकेशन पे हमें ये लिमिट हमें अचीव होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है. अच्छा, इंडिविजुअली जब हमें एयर वेलोसिटी मिल गई उस पर्टिकुलर फिल्टर की, तो उसके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, बताया था मैंने आपको पहले, ACPH, एयर चेंजेस पर आवर, ठीक है. एयर चेंजेस पर आवर, ठीक है. इसका फॉर्मूला क्या होता है बता देता हूं. टोटल CFM इंटू 60 अपॉन रूम वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला होता है ACPH का, ठीक है. तो टोटल CFM का भी मैंने आपको बताया CFM कैसे कैलकुलेट करते हैं. CFM के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, एवरेज एयर वेलोसिटी, ठीक है, इनटू एरिया ऑफ फिल्टर
मतलब जो हमारा HEPA फिल्टर है उसकी जो इंडिविजुअली लोकेशन की जो एयर वेलोसिटी होगी उसका एवरेज, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिल्टर के एरिया से, तो हमें क्या पता चल जाएगा, उस पर्टिकुलर फिल्टर की हमें CFM मिल जाएगी, ठीक है। और एक लोकेशन की CFM मिल गई, इस तरह से 5 लोकेशन की CFM निकाल लेंगे, तो उससे हमें उस पर्टिकुलर फिल्टर की हमें टोटल CFM पता चल गई। 5 को एडिशन कर देंगे तो हमें टोटल CFM पता चल गई, तो टोटल CFM हो गया, ठीक है। फिर आपका टोटल CFM हो गया। और 60, व्हाट इज 60 हियर? 60 डिनोट्स टाइम इन मिनट्स। ये क्योंकि हम ACPH हमें पर आवर में हम एयर चेंजेस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 60 आपका टाइम इन मिनट्स हो गया। और रूम वॉल्यूम के लिए आपको पता ही है कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के हिसाब से आपको रूम का वॉल्यूम निकाल लेना। ये 3 चीज पता चल गई, तो आप उसके बेसिस पे आप उस पर्टिकुलर फिल्टर की जो जिस भी रूम में इंस्टॉल्ड है उसको आपको जिस भी ग्रेड में, अगर ग्रेड ISO की बात करें तो जिस भी ISO ग्रेड में या फिर EU ग्रेड में वो मतलब वो पर्टिकुलर HEPA फिल्टर इंस्टॉल्ड है उसकी हमें ACPH पता चल गई, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। अगर हम ACPH की बात करें नॉर्मली ग्रेड वाइज, तो 4 ग्रेड में कैटेगराइज किया, आपको पता भी होगा, A, B, C, D। या फिर ISO की बात करें तो क्लास 5, 6, 7, 8, कहीं कहीं पे इसको 4.8 भी बोलता है ISO में, ठीक है, बेस्ड अपॉन द क्लीननेस लेवल, बट नॉट आइडियली हम 5 पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो इसके केस में जो हमारा ACPH होगा वो कितना होगा? अगर ग्रेड A की बात करें, जो कि नॉर्मली मेरा LF होता है, चाहे वो हमारा फिक्स्ड LF हो या फिर मोबाइल LF हो, ठीक है, उसके केस में हमारा जो होगा वो इसकी जो लिमिट होगी वो कितनी होती है? 150 से लेके 350 के बीच में एयर चेंजेस होती है, राइट। उसके बाद अगर B की बात करें तो फिर B में होता है 60 ACPH होता है। अगर C की बात करें तो 40, D में आपका 15 to 20 एयर चेंजेस। ये हमारा आइडियली ये हमारा एक मतलब ये हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये इतना अगर हमारा ACPH अगर हमारा क्लीन रूम में अगर है तो फिर मान के चलता है कि एरिया मेरा सक्सेसफुली क्वालिफाइड है एंड और वो कंसिस्टेंटली वो मतलब जो भी उसका क्लीननेस, जो भी उस पर्टिकुलर एरिया का जो क्लीननेस लेवल होगा उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारा HEPA फिल्टर्स जो एयर आ रही है, अगर इतना ACPH अगर मेंटेन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर अलग अलग रूम अलग अलग ग्रेड में, तो फिर वो एरिया प्रॉपरली हम मान के चलते हैं कि वो क्लीननेस लेवल कंसिस्टेंटली मेंटेन करने के लिए वो कैपेबल है, राइट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फटाक से अपने दूसरे टेस्ट पे जिसका नाम है HEPA इंटीग्रिटी। HEPA इंटीग्रिटी डिवाइस कौन कौन से यूज करते हैं? फोटोमीटर, ऑब्वियसली एयरोसॉल फोटोमीटर है ये, ठीक है। और दूसरा है हमारा जनरेटर, ठीक है, जनरेटर, ठीक है। तो फोटोमीटर तो अगेन वही फंडा है मेरा स्कैनिंग का। ये हमारा ऐसे HEPA फिल्टर है, ठीक है। लिमिट पहले मैं बताया तो आपको लिमिट क्या है, नॉट मोर देन 0.01%। जो लीकेज होगा, लीकेज इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। 0.01% से ज्यादा का लीकेज नहीं होना चाहिए। करते कैसे हैं? अगेन फोटोमीटर का होता, ये फोटोमीटर है मेरा, ठीक है, फोटोमीटर होता है और ये फिल्टर का हमारा आउटर सरफेस है। स्कैनिंग करते हैं, ठीक है, स्कैनिंग करते हैं, ऐसे ऐसे ले जाते हैं, ऐसे ऐसे, जिन्होंने किया होगा उनको पता भी होगा, ऐसे स्कैनिंग करते हैं, ठीक है। स्कैनिंग करने को, अच्छा, स्कैनिंग करने के लिए सबसे पहले जो जनरेटर होता है, ठीक है, तो सपोज करिए जैसे मैं आपको बता भी रहा था, मान लीजिए जस्ट एक ब्लॉक डायग्राम बता रहा हूँ। मान लीजिए ये मेरा AHU का जो सप्लाई डक्ट है और ये मेरा रिटर्न एयर डक्ट है जो कि ऐसे जा रहा है, ठीक है, रिटर्न एयर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा एयरसॉल जनरेटर है ना, ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम जो हमारा रिटर्न एयर राइजर, सपोज करो कि मेरा रिटर्न एयर राइजर यहाँ लगा हुआ है, ऐसे ये मेरा रिटर्न एयर राइजर है, ठीक है, जहां से कि मेरा एयर रिटर्न होकर जा रही है। तो यहीं पे क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, 0 से लेके 100% का जो कंसंट्रेशन है, 0 से 100% कंसंट्रेशन का जो पाव होगा मेरा, व्हाट इज पाव? पॉली अल्फा ऑयल फिन्स, ठीक है, पॉली अल्फा ऑयल फिन्स, ठीक है। तो इसका 0 से 100% कंसंट्रेशन हम इसमें इन्फ्यूज करते हैं, ठीक है, अप स्ट्रीम। हमने पाव का कंसंट्रेशन दिया, ठीक है, पाव 0 to 100% दिया।
ये अप स्ट्रीम हमने दिया, और जो ये 0 से 100% का जो कंसंट्रेशन हम इस पे इन्फ्यूज करते हैं, ठीक है, हेपा के डक्ट में, उसी के अगेंस्ट में जो हमारा जो डाउन स्ट्रीम जब प्रोब से स्कैनिंग करते हैं, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम हमें जो लीकेज हमें इतनी मिलनी चाहिए, नॉट मोर देन 0.1%। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये मेरा हेपा फिल्टर है, ठीक है, ये मेरा प्रोब है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे स्कैन करा, ठीक है, तो जो हमने पावर कंसंट्रेशन दिया था ना, सपोज करो ये मेरा डक्ट है, ठीक है, ये मेरा डक्ट है, इधर से जो मैंने कंसंट्रेशन दिया, तो ये 0 से 100% कंसंट्रेशन हम इन्फ्यूज करते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। उसके अगेंस्ट में जो प्रोब से स्कैनिंग करते हैं, तो वो स्कैनिंग करने के बाद डाउन स्ट्रीम जो हमारा लीकेज होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी मोर देन 0.01%। ये हमारा है इंटीग्रिटी केस में, राइट। तो आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो अगर कोई भी डाउट रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे, राइट। सो डोंट वरी। अब हम आ जाते हैं थर्ड टेस्ट पे। थर्ड वन इज NBPC, राइट, नॉन वाइबल पार्टिकल काउंट। इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले डिवाइस क्या होती है आपका, पोर्टेबल हो गया पार्टिकल काउंटर, पोर्टेबल या फिर OPC, ऑनलाइन पार्टिकल काउंटर, दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिक OPC जो है मेरा, ये बेसिकली जो मेरा स्ट्राइल फॉर्मुलेशन होता है, उससे केस में जो फिलिंग और सीलिंग मशीन जो कि हमारे क्रिटिकल ऑपरेशन को जो अचीव कर रहा है जो मशीन, वहां पे हम ये लगाते हैं। नॉर्मली हम पोर्टेबल यूज करते हैं। इंडस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे जो प्रोमिनेंट यूज हो रही है लेजर थर्ड, जो कि ISO भी रिकमेंड करता है। लेजर थर्ड ये मॉडल हम यूज करते हैं, लेजर थर्ड स्ट्राइल के केस में, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो गाइडलाइन है, हमारी गाइडलाइन क्या बोलती है, ISO 14644-3, ठीक है। ये बताती है हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एयर क्लीननेस के बारे में कैसे करना है। तो उसके लिए NBPC जो टेस्ट होता है, उसके लिए हम पोर्टेबल पार्टिकल काउंटर यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको करते कैसे हैं? नॉर्मली क्या होता है, ये मान लीजिए मेरा एक रूम है, ठीक है। सपोज करो कि ये मेरा एक रूम है, ठीक है। ये मेरा LF है, LF की ग्रिलिंग हुई है, इसके अंदर हेपा लगे हुए हैं, ठीक है। और मान लीजिए ये नीचे मेरा, मान लीजिए कोई मशीन है और ये उसका रूम का डोर है, ठीक है। ये मशीन है, ठीक है। अब सपोज करिए कि हमें मतलब इस रूम के अंदर हमें मान लीजिए कि हमने मतलब इसके मतलब डायमेंशन के हिसाब से और ISO में क्या किया है कि लोकेशन कि मतलब कितने एरिया की कितनी वॉल्यूम है और कितना मतलब एरिया का डायमेंशन है, उसके हिसाब से ISO 14644-2015 इसमें ये बताया गया है कि मतलब कितने डायमेंशन के लिए, मतलब एरिया का कितना डायमेंशन है, उसके हिसाब से कितने पार्टिकल काउंट के लिए कितने लोकेशन, हमें ऑलरेडी लोकेशन चार्ट बना के दिया हुआ ISO में, वही हमें रेफर करना है, राइट। और जो हमारा पार्टिकल काउंटर जो हमारा सैंपलिंग, जो हमारा एयर सैंपलिंग वो होगा, सैंपलिंग जो रेट होगा, ठीक है, वो होगा हमारा 1000 लीटर पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 1000 लीटर का जो एयर सैंपलिंग वॉल्यूम होगा, इतना हमें सैंपलिंग करनी है, राइट। इसके लिए जो पार्टिकल काउंटर मार्केट में जो अवेलेबल है, वो कौन कौन से अवेलेबल हैं? जैसे कुछ पार्टिकल काउंटर होते हैं, वो क्या करते हैं कि लाइक 100 लीटर पर मिनट की सैंपलिंग करते हैं, राइट। और कुछ होते हैं जो हमारा सीधे 1000 लीटर पर मिनट की सैंपलिंग करते हैं। तो अगर मेरा पार्टिकल काउंटर की जो सैंपलिंग कैपेसिटी 100 लीटर की है, तो एक लोकेशन पे अगर 100 लीटर का है, तो हमें 10 मिनट करनी है, राइट। इतना अचीव कराने के लिए 1000 लीटर पर मिनट अचीव करने के लिए 10, अगर ये वाला पार्टिकल काउंटर है 10 मिनट की सैंपलिंग करेंगे, और अगर इस कैपेसिटी का है तो सीधे 1 मिनट में कवर हो जाएगा, ठीक है। ये होता है। तो आइडियली जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस की बात करें तो ये 100 लीटर वाले भी यूज होते हैं पार्टिकल काउंटर, और 1000 लीटर वाले यूज होते हैं। दोनों केस में जो हमें क्या करना, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि 1000 लीटर पर मिनट की जो हमें सैंपलिंग मतलब वो है, इतना वॉल्यूम हमें अचीव कराना है, राइट। अच्छा, इसमें पार्टिकल काउंटर का एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं ऑलरेडी, इसको क्या बोलते हैं इसमें कि बेसिकली क्या होता है कि जो पार्टिकल काउंटर होता है मेरा, ठीक है, उसके अंदर ये थोड़ा डिटेल लंबा टॉपिक हो जाएगा, जस्ट मैं आपको सुपरफिशियली बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे ही अभी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन भी आता होगा कि मतलब ऐसा
प्रिंसिपल क्या है पार्टिकल काउंटर का कि और क्या होता है कि जैसे एयर की सैंपलिंग हो जाती है पार्टिकल काउंटर से, वो जो सैंपलिंग जो नॉब होती है वो मतलब फनल टाइप की होती है, वो एयर को सक करती है। और क्या होता है वो एक उसके अंदर एक पार्टिकल काउंटर के अंदर जो ऑपरेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, एक ऐसे लेजर बीम होती है, राइट। और सपोज करो ये मेरा है कुछ इस टाइप का, मतलब मेरा वो है, ये हमारा यहाँ से सैंपल हो रहा है और ये मेरी लेजर बीम होती है, ठीक है। तो जैसे ही सैंपल होके आता है एयर ना, तो वो इस लेजर बीम से मतलब टकराती है, ठीक है, टकराती है। ऑब्वियसली जब एयर पार्टिकल इससे मतलब इसका टकराता है और टकराती है तो एक मतलब एक लाइक बीम स्पार्क होता है, लाइट स्कैटर्ड बीम, ठीक है। कुछ मतलब लाइट स्कैटर्ड बीम होते हैं और वो बीम क्या होते हैं, वो बीम क्या होते हैं, यहाँ पे एक वो डिटेक्टर लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे कैसे जैसे ये टकराती है एक डिटेक्टर होता है, तो वो जितनी बार वो एयर पार्टिकल जितनी बार वो इस लेजर बीम से टकराएगा ना, उतनी बार यहाँ पे मतलब इस लाइट स्कैटर्ड बीम मतलब स्पार्क करेगा। तो वो ये बताता है जितनी बार बीम स्पार्क करेगा उतनी बार वो जो पार्टिकल काउंटर का जो वो आपका इलेक्ट्रिकल पैनल कंट्रोल पैनल होगा, वहां पे जो काउंटर लगे हैं वो काउंट करता रहता है, 1 2 3। जितनी बार एयर पार्टिकल इस लेजर बीम से टकराएगा, राइट, उतनी बार यहाँ पे लाइट स्कैटर्ड बीम मतलब स्पार्क करेगी, जो कि अल्टीमेटली वो काउंटर को बढ़ाती है। इससे ये बेसिकली पार्टिकल काउंटर का प्रिंसिपल होता है। इससे हमें पता चलता है कि कितने, इससे वो बेसिकली पार्टिकल काउंट ये मतलब ये डिटेक्ट कर पाता है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब 0.5 माइक्रोन के कितने हैं, 5 माइक्रोन के कितने हैं, अलग अलग पार्टिकल साइज के पार्टिकल जब भी बीम से मतलब स्कैटर्ड होते हैं, तो ये बीम जनरेट मतलब एक लाइट बीम जनरेट होती है जो कि अल्टीमेटली काउंटर को मतलब सिग्नल भेजती है कि हाँ भैया ये 0.5 माइक्रोन के इतने पार्टिकल आए, 5 माइक्रोन कितने आए। ये एक मतलब एक ब्लॉक डायग्राम है और ये एक इंटरनल प्रिंसिपल जस्ट मैंने आपको बताया कि डिटेल नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, कभी भी फ्यूचर में स्पेसिफिकली पार्टिकल काउंट की क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है, एक डिटेल वीडियो बनाएंगे 15-20 मिनट का, आधे घंटे का, उसमें सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। सो ये हमारा एनबीपीसी में ऐसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अलग अलग ग्रेड में क्या क्या लिमिट होती है, जैसे ग्रेड A B C D, अगेन वही ISO में 5 6 7 8। तो फिर से वही है, लिमिट आपको पता ही होगी, 0.5 5 माइक्रोन, 3520, ठीक है। तो मतलब इसमें भी 2 है, एट रेस्ट है, ठीक है, फिर और एक ऑपरेशन है 3520, ठीक है। एट रेस्ट ये आपका एट रेस्ट हो गया, फिर आपका ऑपरेशन हो गया, तो दोनों में आपका मतलब 0.5 का वही है, ठीक है। 5 माइक्रोन की बात करें तो 20, फिर वो, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे फिर आपका अगर ग्रेड बी में आ जाएंगे तो फिर वो आपको हो जाएगा, सॉरी 3520 रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बढ़ जाएगा 35200, ऐसे करके मतलब अल्टीमेटली जो आपकी मतलब रेस्ट की लिमिट होगी अल्टीमेटली, अगर मतलब जो सपोज करिए, मैं एक जैसे आपको फंडा बताता हूँ याद करने का, कि सपोज करिए जो 3520 है ना, तो ये आपका 0.5 माइक्रोन का अगर एड्रेस में तो सेम है, 3520 रेस्ट में भी है और आपका ऑपरेशन में 3520 है। अब क्या करेंगे, जब ग्रेड बी की बात करेंगे तो ग्रेड बी में 3520 तो मतलब एड्रेस में सेम रहेगा, बट ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ग्रेड सी की बात करें तो जो आपका 35200 जो था आपका ग्रेड बी में ऑपरेशन की लिमिट, वही सी की रेस्ट की लिमिट हो जाएगी, और फिर यहां पे आपका 10 बढ़ता जाएगा। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ये एक जस्ट याद करने की प्रैक्टिस है। इस पे जब हम डिटेल नेक्स्ट सेशन में जब हम क्लीन रूम क्लासिफिकेशन के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे कि बेसिकली स्ट्राइल रूम में मतलब जब कैसे क्लीनेस लेवल पे के बेसिस पे कैसे पार्टिकल का मतलब नॉन वायबल पार्टिकल कैसे क्लास कैटेगराइजेशन किया गया, उसमें मैं आपको पूरा चार्ट बना के बताऊंगा कि कैसे याद करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं, विच इज टेम्परेचर एंड RH रिकवरी। इसमें क्या करते हैं फ्रेंड, टेम्परेचर RH रिकवरी में, सॉरी, इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा कोई स्पेसिफाइड ग्रेड है, ठीक है, उस ग्रेड की जो HU सप्लाई है उसको हम ऊपर से ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और HU ऑफ टाइम को हमने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है।
और उसके बाद से उस कुछ पर्टिकुलर 10-15 मिनट कुछ एक डिफाइंड टाइम हम प्रोटोकॉल में, मतलब जो भी प्रोटोकॉल हमने बनाया है इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन का, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से जब हमने जो भी टाइम हमने एच ऑफ का टाइम जो भी उसमें हमने डिराइव किया होगा उस टाइम को मतलब उतना टाइम हो जाने के बाद फिर हम एच ऑन करते हैं। और जो हमारा अगर बीएमएस सिस्टम है तो बीएमएस के थ्रू या ईएमएस के थ्रू या फिर मैनुअल तो मैनुअल, जो भी हाइग्रोमीटर एरिया में लगा हुआ फिर हम उसमें देखते हैं कि जो भी उस पर्टिकुलर एरिया की जो भी हमारा मतलब प्री डिफाइंड जो भी उसके मतलब आरएचओ टेम्परेचर की जो भी स्टोरेज कंडीशन है वो कितनी देर में अचीव हो रही है। वो जो आरएचओ रिकवरी टाइम है अपन जब भी दोबारा एच ऑन किया हमने ऑफ करने के बाद या डिस्टर्ब करने के बाद जब भी हमने एच ऑन किया, एच ऑन होने के बाद जब एच ऑन फिर वो टाइम फिर हमने मैनुअली रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद देखते हैं कि एच ऑन होने के बाद कितने टाइम में वो टेम्परेचर आ रहा है, जो भी उसकी जो प्री डिफाइंड लिमिट थी उस लिमिट को कितने मिनट्स में अचीव किया, वो टाइम को हम डिनोट कर लेते हैं। बेसिकली वही हम करते हैं इसमें टेम्परेचर और आरएच रिकवरी में, ठीक है। इसमें कोई मतलब अलग से मतलब कोई डिवाइस की यूज़ नहीं होती, सिंपल मैनुअल प्रोसेस है। और हमने मैनुअली एच ऑफ कर दिया या फिर अगर बीएमएस और ईएमएस है तो उसके थ्रू हमने ऑफ कर दिया। फिर हमने जो दोबारा जब अपने एच को ऑन किया फिर हमने अगर बीएमएस ईएमएस है तो उसके थ्रू, अगर मैनुअल तो मैनुअली हम रिकॉर्ड करते हैं और फिर और टाइम डिफरेंस देखते हैं। एच ऑफ करने के बाद जब दोबारा एच ऑन किया तो उसके बाद हमारा कितने देर में हमने आरएचओ टेम्परेचर हमारा रिकवर हो गया, ये हम बेसिकली करते हैं, ठीक है। अब हमारा इसमें नेक्स्ट आ जाता है हमारा एरिया रिकवरी। एरिया रिकवरी, अच्छा, इसमें जो हम डिवाइस यूज करते हैं वही हमारा पार्टिकल काउंटर यूज करते हैं, ठीक है। करते कैसे हैं कि जो भी हमारा रूम है जिसके अंदर मेरा हैपा लगा हुआ है, ठीक है, तो हैपा के बिल्कुल सेंटर में, ये याद, सेंटर बिल्कुल बीच में हम जो पार्टिकल काउंटर है मेरा पार्टिकल काउंटर लगा देते हैं, ठीक है। पार्टिकल काउंटर लगाए थे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी अगर सपोज करिए अगर ये मेरा ग्रेड बी है, राइट, ग्रेड बी है, ठीक है, तो जो भी इसकी जो पार्टिकल लिमिट होगी, सपोज करिए ग्रेड बी की पार्टिकल लिमिट कितनी मेरी 0.5 माइक्रोन की मेरी मान लीजिए रेस्ट में मेरी है, मेरी रेस्ट में है मान लीजिए 3520, राइट, रेस्ट में इतनी है, ठीक है। तो इसका 100 टाइम्स हम पार्टिकल मैनुअली जनरेट कराते हैं। कैसे कराते हैं, या तो ग्लिसरॉल ले लें, ग्लिसरॉल का वो फ्यूम्स ले लें, या फिर एरोसॉल भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब पाव का भी एयरसॉल ले सकते हैं, या फिर आइडियली हम ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का हम फ्यूम्स लेते हैं और इससे हम मैनुअली 100 टाइम पार्टिकल को हम जनरेट करते हैं। मतलब बेसिकली हम उस एरिया को डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब करने के बाद जब डिस्टर्ब हो गया, और डिस्टर्ब कैसे पता चलेगा हमें, जब हमने इतना जनरेट करा दिया तो हम पार्टिकल काउंटर से हम रीडिंग लेते रहते हैं। सपोज करिए 3520 है ना, तो 3520 को 100 टाइम्स पकड़ लीजिए आप, जितना भी मल्टीप्लाई भी जितना हुआ उतना पार्टिकल जब तक अचीव नहीं हुआ तब तक हम पार्टिकल काउंटर से हम रीडिंग लेते रहते हैं। एक बार वो रीडिंग आ गई, उसके बाद एक बार रीडिंग आ गई तो हम ये मान चलते हैं कि हमारा जो स्टेप, हमारे एयर रिकवरी का जो स्टेप 1 है वो अचीव हो गया, मतलब हमने एरिया डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। अब हमें अचीव होने के बाद दूसरा हमें क्या करना है, हमें फिर क्या करना है, एचयू हमें ऑन करना है। पहला वाला जो स्टेप लिया था उसमें उसको हमने एचयू ऑफ करके लिया था, ठीक है। फिर हमने एचयू ऑन करना है, ठीक है। एचयू ऑन किया और एचयू ऑन कर लिया, और उसके बाद से जो सपोज करिए कि हमने जो पहला वाला जो एरिया डिस्टर्ब किया था वो हमने मान के चलिए सुबह हमने 10:50 तक हमने एरिया मेरा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अब हम जो एचयू ऑन किया तो हमने मान लिया 10:51 पे हमने एचयू ऑन किया, ठीक है, 10:51 पे एचयू ऑन किया, और उसके बाद से हम पार्टिकल काउंटर यहाँ से हम फिर बिल्कुल सेंटर एचयू के बिल्कुल हैपा के जो बिल्कुल सेंटर पे जो हमने पार्टिकल काउंटर रखा हुआ है वहां से हम बिल्कुल रीडिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं, और तब तक रीडिंग लेते हैं जब तक कि जो मेरा लिमिट कितनी थी मेरी 3520, बी की लिमिट ये होती है ना एट रेस्ट में 3520, ठीक है। तो वो लिमिट जब तक आनी है तब तक हम मैनुअली हम पार्टिकल काउंटर से रीडिंग लेते रहते हैं, और जिस पॉइंट पे 10 मान लीजिए 10 एक मिनट की रीडिंग 10:51 से मान लीजिए 10:52 हो गया, ठीक है। फिर आपकी अगली आ जाएगी 10:53 से, ठीक, एक मिनट का इंटरवल लेंगे, फिर आपका 10:55, फिर 10:57, जितने मिनट है मान लीजिए आपका 10:58 पे आपका मान लीजिए आपका 3520 आ गया। तो जब से एच ऑन होता है 10:51 से लेके 10:58 के बीच में, ठीक है, 10:51 से जब हमने एच स्टार्ट किया था, ठीक है, और 10:58, तो कितने मिनट हो गए मेरे 7 मिनट। तो मान के चलिए कि हमारा
7 मिनट मेरा हो गया मेरा रिकवरी टाइम, मतलब 7 मिनट लग रहा है मेरा। अगर कोई मेरा ग्रेड बी है, उसमें अगर मान लीजिए 3520 की मतलब पार्टिकल लिमिट है, तो अगर हमने एरिया डिस्टर्ब कर दिया तो उसके बाद से दोबारा एरिया को रिकवर करने में, इतना पार्टिकल आने में लगभग 7 मिनट लग रहा है। ये जस्ट मैंने आपको एक आइडियल बताई, यही प्रैक्टिस है, हम किसी भी ग्रेड के लिए हम ऐसे ही करते हैं, राइट। ये मेरा हो गया एरिया रिकवरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट की बात होती है, विच इज स्मोक स्टडी, जिसको हम एयर विजुअलाइजेशन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। TCl4 क्या है? ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसकी स्टिक होती है जो कि क्या करती है? स्मोक जनरेट करती है। या फिर बहुत सारी कंपनियों में आपका ग्लिसरॉल भी यूज होता है, या फिर ग्लिसरीन भी यूज होता है, ठीक है। या फिर कहीं कहीं पे तो W5 को ही गर्म करके W5 की फ्यूम से भी काम चला लेते हैं, ये भी होता है, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है, ठीक है। अच्छा, करते क्या है? करते ये हैं कि हमारा मान लीजिए एक रूम है, ठीक है। फिलिंग रूम मान लीजिए, स्टेराइल इंजेक्शन में फिलिंग रूम है ये, ठीक है। ये हैपा है, उसके अंदर ये आपका मतलब वर्टिकल एलएफ है और ये आपका लगे हुए है, ठीक है। और ये आपका एक मान लीजिए एक रूम के अंदर है, ठीक है। ये मान लीजिए रूम है ऐसा, ठीक है। और उसके अंदर मान लीजिए ये मशीन है, ठीक है। और फिर ये मशीन के फिर ये बाहर आपका ये आपका ये डोर है, ठीक है। मान लीजिए डोर ऐसे नहीं रहता, मान लीजिए डोर यहाँ पे है ऐसे, ठीक है। ये सब डोर है, साइड में ही आपका हेपा का ये आपका रिटर्नियराइजर लगा हुआ है, ठीक है। ये ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही जो हमने स्टिक ली है, मान लीजिए जो मैंने करा है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड से, वो बता रहा हूँ आपको। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं स्मोक जनरेट करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने क्योंकि ये रनिंग कंडीशन में HU, ठीक है। तो जैसे ही इसको सेंटर पे रखेंगे ना, तो अल्टीमेटली जो स्मोक निकलेगी तो स्मोक पूरे रूम में फैल जाएगी, ठीक है। हमें आइडियली करना क्या होता है इसमें? UDF, यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो, ये हमें मेंटेन करनी हो। एयर की लैमिनिटी देखनी होती है कि एयर की लैमिनिटी वो हमारी UDF है कि नहीं, यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो है कि नहीं, ठीक है। तो जो भी स्मोक बने ना, तो स्मोक पूरा फैल गया पूरा, ठीक है। अब ये स्मोक कैसे, इसका फ्लो कैसे है? अगर स्मोक अगर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट हमारे जो भी नीचे पार्ट्स हैं, ठीक है, उस पार्ट्स को पूरा स्टेरलाइज कर रहा है, ठीक है। और करने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट सीधे मतलब यहां से पूरा हमारे जो ऑब्जेक्ट है उससे पास होने के बाद, ठीक है, सीधे हमारे बिल्कुल UDF फ्लो में जो उसकी लैमिनिटी सीधे बाहर आपका मतलब रिटर्नियराइजर से सीधे बाहर निकल जा रहा है। तो फिर हम मान के चलते हैं कि जो हमारे स्मोक स्टडी का जो पर्पस था वो अचीव्ड, हम उस केस में अज्यूम करते हैं कि अचीव्ड हुआ। अच्छा, अगर इंस्टेड ऑफ दिस अगर ऐसा हो गया कि धुआं मतलब जो भी स्मोक निकली, वो निकलने के बाद कुछ एयर ऐसे आ रही है, कुछ ऐसे जा रही है, कुछ इधर भाग रही है, कुछ ऊपर की तरफ भाग रही है, कुछ टेढ़ा भाग रही है, तो वो मेरा क्या हुआ? टर्बुलेंट मतलब, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो हो गया, ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो हो गया, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ धुआं ऐसे निकल रहा है सीधे, कुछ ऐसे इधर भाग रहा है, कुछ इधर भाग रहा है, तो वो हमारा टर्बुलेंट फ्लो है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, इस खास करके हमारे स्ट्राइल सेक्शन में। वहां पे हमें ये बिल्कुल जो एयर की लैमिनिटी वो हमारे UDF होना चाहिए। अगर ये यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो है, अच्छा, ये हमें मतलब हमें एनालाइज कैसे होता है? इस पूरे ऑपरेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, और बाद में जो भी हमारा थर्ड पार्टी वेंडर होता है वो में CD लगा देता है। फिर उस CD को हम अपने लैपटॉप में, अभी जो मेरा प्लांट का सिस्टम है एक्सेसिबल, वहाँ पे डाल के देखते हैं कि कैसा प्रॉपर फ्लो आ रहा है, राइट। अगर यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो है तो मन चलता है कि स्मोक स्टडी विद रिस्पेक्ट टू दिस HU सिस्टम स्टैंड्स वैलिडेटेड, एंड हेंस दिस पर्टिकुलर HEPA फिल्टर और दिस पर्टिकुलर HVAC सिस्टम और HU सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर द फर्दर कमर्शियल यूज, राइट। ये होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे लास्ट में क्या करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वायबल मॉनिटरिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि दो तरह से हम प्लेट लगाते हैं, राइट। बेसिकली दो तरह से होता है वायबल मॉनिटरिंग, पैसिव एयर सैंपलिंग एंड एक्टिव एयर सैंपलिंग।
अगर प्लेट साइज़ की बात करें तो आपका ये वाला होता है 55 mm का प्लेट, 55 mm प्लेट साइज़ होता है जो कि हम एरिया में इंक्यूबेट करते हैं, जिसको हम कॉन्टैक्ट प्लेट भी बोलते हैं, और ये इसको हम सेटल प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, सेटल प्लेट जिसकी साइज़ होती है हमारी 90 mm की प्लेट साइज़। ठीक है, 90 mm। ठीक है, सेटल प्लेट जिसको हम 4 घंटे के लिए, हम जो भी हमारा एरिया है 4 घंटे के लिए हम इसको चार्ज करते हैं। चार्ज 4 घंटे चार्ज इनटू एरिया। ठीक है, और एक्टिव एयर सैंपलर में क्या होता है, एक डिवाइस होती है, एक्टिव एयर सैंपलर होता है, एक्टिव एयर सैंपलर होता है जो आप सबने देखा ही होगा। खास करके ये चीज़ें स्ट्राइल प्लांट में ज़्यादा देखने को मिलती है, ओएसडी में नहीं मिलती हैं पर स्ट्राइल में मिलती हैं। ओएसडी में भी करना चाहिए क्योंकि जो जहाँ भी हमारा कंट्रोल एरिया है, चाहे वो डी क्यों ना हो, हमें एक्टिव एयर सैंपलिंग भी करनी चाहिए, बट मैक्सिमम केसेस में नहीं करते हैं, बट करनी चाहिए। एक्टिव एयर सैंपलिंग भी होनी चाहिए, मस्ट है। ठीक है, एक्टिव एयर सैंपलर होता है जिससे कि क्या करते हैं, हम एयर का सैंपल लेते हैं। ठीक है, और एयर का सैंपल जो भी हमारा कॉन्टैक्ट प्लेट होता है, ये मान लीजिए हमारा कॉन्टैक्ट प्लेट होता है, और ये मान लीजिए हमारा फिल्टर है। फिर ठीक है, यहाँ से एयर आ रही है। ठीक है, तो हमारा ये हमारा मान लीजिए ऐसे एक्टिव एयर सैंपलर होता है। ठीक है, इसमें मान लीजिए ऐसे हमने प्लेट लगा दिया है। ठीक है, उसको फिट कर देते हैं। ठीक है, और जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी है 1000 लीटर पर मिनट का, ठीक है, उतना एयर का सैंपल ले लेते हैं इस प्लेट पे, और उस प्लेट को फिर हम कवर करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकली। ठीक है, और फिर उस प्लेट को ले जाके फिर हम इंक्यूबेट कर देते हैं इंक्यूबेटर में। ठीक है, अलग अलग कंडीशन पे। ये हमारा हो गया दो तरह कंडीशन होती है। एक तो हमारा होता है 20 से 25, और एक हमारा होता है 30 से 35। ठीक है, अलग अलग। इसमें हम आपका वायरस एंड बैक्टीरिया एंड फंगस की हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, बेसिकली एक्टिव एयर के केस में। और पैसिव एयर में भी यही होता है। पैसिव एयर में क्या होता है कि हमारा ऐसे प्लेट होता है 90 mm का। ठीक है, 90 mm का प्लेट होता है जिसपे कि ऑलरेडी हमने मीडिया उसमें मतलब क्या किया, हमने प्रिपेयर करके मीडिया ऑलरेडी इसमें ड्राई फॉर्म में इसमें स्वेल करा दिया, राइट। और फिर इस प्लेट को हम ले जाते हैं, और जो भी हमारा अलग अलग डिफाइंड लोकेशन होते हैं हमारे उस पर्टिकुलर कंट्रोल एरिया में, राइट, वहाँ पे हम इस प्लेट को हम ऐसे हमारा ट्रिपॉड स्टैंड होता है, आपने सामने देखा ही होगा। इस वजह से प्लेट को उस पर्टिकुलर एरिया में हम वहाँ पे जो भी हमारा माइक्रो डिपार्टमेंट का जो भी हमारा डिफाइंड प्रोटोकॉल होगा, लोकेशन के कहाँ पे जो भी प्लेसमेंट प्लान होगा, उस प्लान के हिसाब से सेटल प्लेट को रख देते हैं 4 घंटे के लिए। ठीक है, 4 घंटे के लिए हम चार्ज करते हैं। 4 घंटे जैसे हो गए, उस प्लेट को वहाँ से रिकवर करता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट आके उस पर्टिकुलर अलग अलग लोकेशन से, और फिर ले आके फिर अगेन उसको चार्ज कर देते, इंक्यूबेट कर देता है अलग अलग कंडीशन पे। फिर वही कंडीशन आ जाएगी 20 से 25 वाली और 30 से 35 वाली, जिसमें हम आपका बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस इन तीनों की स्टडी करते हैं, और उसमें मोल्ड लिस्ट वगैरह ये सब भी हम उसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड हमने एक जस्ट आज सेशन में हमने सारा टॉपिक कवर किया, जिसमें मैंने आपको एयर वेलोसिटी के बारे में, HEPA इंटीग्रिटी के बारे में, नॉन वायबल पार्टिकल काउंट के बारे में, फिर आपका टेम्परेचर एंड RH रिकवरी के बारे में, एरिया रिकवरी के बारे में, फिर आपका स्मोक स्टडी जो कि हमारा एयर वेल्युलेशन टेस्ट भी जिसको बोलते हैं, और आपका वायबल मॉनिटरिंग के बारे में, ये सारा हमने आज टॉपिक अपने कवर किया। सो आई होप आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आपको अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। थैंक यू सो मच।